Investing in atheism is subjected to life risk. Please understand all dogmatic beliefs carefully before investing. मैंने सप्ताह से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए हैं। आप अपने मत कमेंट कर सकते हैं और कुछ कंफ्यूजन भी लगे हाथ दूर कर दूं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। सप्ताह के 7 दिन ग्रहों के आधार पर मैंने बता दिए और इसमें राहु केतु क्यों नहीं है वो भी बता दिए। इसका यही अर्थ निकलता है कि राहु केतु के भौतिक अस्तित्व न होने के बारे में पहले से ही पता था। इसके अलावा अर्पित ने यह आक्षेप भी लगाया था कि इसको अभी छाया ग्रह कहना शुरू कर दिया है। मॉडर्न साइंस ने बताया कि ये कोई हेवीली बॉडी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है। शुरू में मैंने आपको एक प्रो टिप दी थी, आपको याद है? आपको बस गूगल पर जाके राहु के 108 नाम सर्च करने हैं, तो आपको उसमें एक नाम सोम सूर्य विविमर्दकाय ये भी है। इसका अर्थ आप पता कर। सोम सूर्य छवि विमर्दकाय अर्थात सोम और सूर्य के छवि माने स्वरूप का मर्दन करने वाला अर्थात राहु। यह शब्द केवल राहु के लिए प्रयुक्त हुआ है। और केतु के 108 नाम में से एक नाम छाया ग्रह भी है, मतलब प्रॉपर्टीज पहले से ही पता थी। ये छाया ग्रह कोई नया नाम नहीं है। जिन लोगों को ग्रह नाम से कंफ्यूजन हो रही है उनको छाया ग्रह नाम से भी समझाया जा सकता है। जैसे धातु की अपनी एक डेफिनेशन है, उसमें पारा हर जगह को फुलफिल नहीं करता, तो भी पारे को अपवाद के रूप में धातु ही कहते हैं। अगर हम किसी नन्हे मुन्ने बच्चे को बोले कि पारा लिक्विड होते हुए भी धातु है, उसके दिमाग में ये बात घुसने को सालों का समय भी लग सकता है। तो वैसे ही मैंने ये बता दिया हर तरीके से कि राहु और केतु अभौतिक होते हुए भी ग्रह कैसे है। अब ये नन्हे मुन्ने नास्तिकों के भेजे में कब घुसता है ये तो साइंस से जाने। नास्तिक से याद आया, जब भी मैं नास्तिक की बात करता हूँ तो उसमें मैं आज के एथिस्ट कैटेगरी वाले नास्तिकों की बात करता हूँ। उसमें जैन, बौद्ध, चारवाक, लिंगायत ऐसे किसी भी भारतीय समुदाय की बात नहीं करता। वास्तवता में नास्तिक और एथिस्ट इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, जिसको मैं भविष्य में जरूर कवर करूंगा। राहु केतु के बारे में सारे पक्ष मैंने रख दिए हैं और सूर्य और चंद्र के बारे में भी कुछ भ्रांतियां लगे हाथ देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया राहु केतु को अलग श्रेणी में देखा जाता है, वैसे ही सूर्य और चंद्र को भी अलग श्रेणी में ही रखा जाता है। इनकी खासकर तब होती है जब गणना भू केंद्रित हो। पर एक और प्रमाण है जो इस बात की पुष्टि करता है कि सूर्य चंद्र को अलग ही गिना जाता है, वो है इनके नाम। आइए जानते हैं कैसे। जैसे मैंने बताया बुध ग्रह के बारे में, जो बुद्धि की गति से भ्रमण करता है, यानी सबसे तेज गति करता है। तो अगर सूर्य और चंद्र को भी कंसिडर करें तब इन ग्रहों में सबसे तेज चंद्र हो जाता है, क्योंकि चंद्र नक्षत्र को 27 दिन में ही पूर्ण करता है और बुध 88 दिन में। तो इस हिसाब से बुध नाम चंद्र का होना चाहिए, जो कि नहीं है। यही सेम प्रिंसिपल सूर्य पर भी लागू होता है। जैसे गुरु का अर्थ है ज्यादा मास वाला या ज्यादा ग्रेविटी वाला, और जो दूसरा शब्द है बृहस्पति यानी बड़े से बड़ा। अगर हम सूर्य को इस लिस्ट में रखें तो बृहस्पति और गुरु ये दोनों सूर्य के नाम होने चाहिए। इवन शुक्र नाम यानी गर्म भी सूर्य का ही होना चाहिए था, जो कि नहीं है। चंद्र की गति बुध से तेज है और सूर्य का आकार बृहस्पति से बड़ा है। इवन सूर्य गर्म है ये जानने के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। नंगी आंखों से बिना किसी इक्विपमेंट की सारी बातें पता चलती है, फिर भी उनके ये नाम नहीं है। इससे ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि ग्रहों में सूर्य और चंद्र को भी अलग से ही मेंशन किया गया है। इस बारे में जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही वस्तु के इतने सारे नाम हो रहे हैं। एक उदाहरण देखते हैं। यह है पिसी हुई चीनी, यह है मैदा और यह है व्हाइट सीमेंट। तीनों एक एक वाटी है। तीनों की पहली प्रॉपर्टी है तीनों व्हाइट है। तीनों की दूसरी प्रॉपर्टी है तीनों बारीक पाउडर है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है ये पानी में घुल जाती है। इसकी प्रॉपर्टी है ये पानी में बन जाती है और इसकी प्रॉपर्टी है ये पानी में जम जाती है। अभी चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये मीठा टेस्ट करता है, ये तीखा टेस्ट करता है, ये कड़वा सा टेस्ट करता है। ऐसी लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। ऐसे ही ग्रहों की प्रॉपर्टीज पर लंबी लिस्ट बनाई गई है ताकि हम एक ग्रहों को कुछ और न समझ ले। जैसे हम सीमेंट की चाय ना बनाए या मैदे से घर ना। दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया है, इससे आपको ये बातें समझने में और आसानी हो जाएगी। ग्रह आकाश के सभी खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। दोस्तों ये उदाहरण ऐसे ही दिमाग में आ गया। आपने कभी ना कभी गियर बॉक्स या गियर मैकेनिज्म देखा होगा, तो वहाँ छोटा हो या बड़ा हो सबको गियर ही बोला जाता है। हर एक गियर दूसरे गियर को पकड़े रखता है, हर एक गियर दूसरे को घुमाता है। वैसे ही यहाँ सभी ग्रहों ने एक दूसरे को एक तरह से पकड़े ही रखा है, इसलिए सबको ग्रह कहते हैं। यहाँ तक कि एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स को भी ग्रह ही कहा जाता है। उपग्रह जो जिस ग्रह की परिक्रमा करे वो उस ग्रह का उपग्रह होता है। नवग्रह वो ग्रह जिसकी गणना ज्योतिषी में भू केंद्रीय दृष्टिकोण से की जाती है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सहित राहु, केतु भी आते हैं। पृथ्वी के उपग्रह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। चंद्र प्राकृतिक उपग्रह, मानव निर्मित यंत्र जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे गमन यंत्र या उसका कुछ और नामकरण होना चाहिए जिसमें ग्रह शब्द ना आता हो, या हिंदी में भी मैन मेड सैटेलाइट ही कहना चाहिए। राहु केतु इनके ग्रह होने के सारे कारण मैं बता चुका हूँ, फिर भी ये अप्रत्यक्ष है और केवल बिंदु मात्र है जो पृथ्वी की वक्र परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए ये अप्रत्यक्ष उपग्रह है।
सूर्य। पृथ्वी समेत बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि सभी सूर्य के उपग्रह ही है। आकाश गंगा के मध्य में स्थित विशाल ग्रह, जिसे मॉडर्न साइंस ने सैगिटेरियस ए ऐसा नाम दिया है, भारतीय ज्योतिषी में इसे विष्णु नाभि कहते हैं। सूर्य इस विष्णु नाभि की परिक्रमा कर रहा है। इस दृष्टिकोण से सूर्य विष्णु नाभि का उपग्रह है। दोस्तों, ये चार्ट मैंने अपने से बनाया है ताकि आपको ग्रहों के कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आए। इस चार्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपको ये प्रश्न आ सकता है कि मैंने सेंटर ऑफ गैलेक्सी को विष्णु नाभि क्यों कहा। मैंने कहा था कि सूर्य का अर्थ सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, तो सूर्य सबको साथ लेकर कहाँ चलता है, पर इसका हिंदी में नाम धनु राशि अ रखा जाएगा या क या सैटेगरिस ए ही रखा जाएगा। विष्णु नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जिस कमल पर विराजमान होते हैं। इसके अलावा एक बात स्पष्ट है कि पॉइंट ऑफ व्यू पृथ्वी से ही है, न कि समाधि से।